नमस्कार। वक्त दोपहर के 1 बजे का है, यानी वक्त हो गया है दोपहर का दंगल का। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। लोकसभा चुनाव 2019 की तारीखों का ऐलान हो चुका है, मतलब चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में एक तरफ बयानबाजियों और आरोप प्रत्यारोपों का दौर है, तो पार्टियां जोड़ तोड़ में भी लगी हुई हैं। एक तरफ बीजेपी है तो दूसरी तरफ महागठबंधन की हवा है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में 10 से ज्यादा बड़ी क्षेत्रीय पार्टियां हैं जो ना तो एनडीए और ना ही यूपीए के साथ हैं, लेकिन ये पार्टियां बड़ी भूमिका निभाने वाली हैं। ऐसे में आज दोपहर का दंगल में हम पूछ रहे हैं सवाल, क्या विपक्ष एकजुट होकर मोदी का मुकाबला कर पाएगा? मोदी के खिलाफ महागठबंधन का चेहरा कौन होगा? आज दोपहर का दंगल में हमारे साथ खास मेहमान हैं राजेश बादल साहब, वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। अब्दुल हाफिज गांधी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। राजीव जेटली साहब, बीजेपी के नेता हमारे साथ हैं। और संजय चोकर, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम लोगों का दोपहर का दंगल में। लेकिन सबसे पहले मैं कांग्रेस के नेता के पास जाना चाहूंगा। संजय चोकर साहब, क्या महागठबंधन है या फिर ये एक सिर्फ हवा है? देखिए, महागठबंधन की इस देश में जरूरत हमें लग नहीं रही है। आप अगर पिछला पुराना इतिहास 2014 का उठा के देखेंगे या इस चुनाव की 2019 की हम बात करें तो महागठबंधन की जरूरत ही नहीं है। आप जिस तरीके से 5 साल में जब इन्होंने 3 बड़े मुद्दे थे देश में, भ्रष्टाचार, महंगाई और रोजगार, तीनों मुद्दों पे ये सरकार फेल हुई है। ना रोजगार, 2 करोड़ रोजगार की बात प्रधानमंत्री ने करी थी, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिले। महंगाई क्या हालात है आप जानते हैं, पूरे देश के लोग तराई मची है महंगाई को लेके। और अब आप उसमें महागठबंधन की जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ कांग्रेस सरकार बनाएगी 2019 में। ठीक है सर, 1 मिनट का वक्त हम देते हैं अपने तमाम मेहमानों को। शुरुआत में आपको भी दिया था, लेकिन 10 सेकंड पहले ही आपने अपनी बात पूरी कर ली। वापस आपके पास लौट कर आऊंगा जब डिबेट को ओपन करूंगा मैं। लेकिन अब्दुल हाफिज गांधी साहब, क्या महागठबंधन की जरूरत है या नहीं? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि इस देश में 18 राज्य ऐसे हैं जहां कांग्रेस एनडीए को डायरेक्ट फाइट दे सकती है, और बाकी राज्यों में मैं समझता हूं कि रीजनल फोर्सेस काफ़ी स्ट्रांग हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु। ये बहुत सारी जगह हैं जहां पर रीजनल फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं और वो कांग्रेस एनडीए को बहुत बड़ी शिकस्त दे सकते हैं। तो हम समझते हैं जो जहां स्ट्रांग है उसको वहां पर स्पेस मिलना चाहिए पूरी तरह से। उत्तर प्रदेश के अंदर सापा, बसपा और जो आरएलडी का गठबंधन हुआ है वो सशक्त है, मजबूत है, और उसने हमेशा जनता के सरोकारों से जुड़े हुए इश्यूज और मुद्दों को उठाया है। हमने गन्ना किसानों के मुद्दों को उठाया है, महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को उठाया है, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे को उठाया है, किसानों को जो समस्या आ रही है इस देश के अंदर हमने वक्तन फवक्तन उसको उठाया है। आप ये देखिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हमने काम किए हैं। आगरा और लखनऊ एक्सप्रेस वे उसका जीता जागता उदाहरण है। अभी जो मेट्रो की चर्चा लखनऊ के अंदर चल रही है वो अखिलेश जी की देन है, और 23 महीने के अंदर हमने वो प्रोजेक्ट पूरा करके रख दिया। उसके बाद आप देखिए कि जो डिजिटल डिवाइड था इस देश। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया अब्दुल हाफिज साहब। आप अपने उन कामों को गिनवा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश में सरकार रहते आपने किए, लेकिन अगर कामों से आपको वोट मिल जाता तो आप बीएसपी के साथ गठबंधन क्यों करते, या फिर बाकी दलों को अपने साथ लेकर क्यों आते? क्यों कांग्रेस के लिए आप 2 सीट छोड़ देते? इस सवाल का जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले हमारे साथ राजीव जेटली साहब बीजेपी से जुड़ गए हैं। राजीव जेटली साहब, आपको लग रहा है कि महागठबंधन चुनौती है आप लोगों के लिए? विद्यानाथ जी, मैं इसको इस तरीके से लेना चाहता हूं कि हम राजनीतिक गुणाभाग से बाहर निकल चुके हैं। अब हमें ये गठबंधन कर रहे हैं, महागठबंधन कर रहे हैं, महामिलावट कर रहे हैं, तेल में पानी की तरह गठबंधन है या पानी में तेल की तरह गठबंधन है, तो इन लोगों को निर्धारित करना है। हम तो केवल इतनी बात समझते हैं कि जो लगभग आपने देखा होगा 70 साल से मैनिफेस्टो बनते थे, वो मैनिफेस्टो की लाइनें मिटती चली जा रही हैं। बिजली का मैनिफेस्टो बनता था, वो लाइन हमने मिटानी शुरू कर दी है। सिंचाई का मैनिफेस्टो बनता था, वो लाइन हमने मिटानी शुरू कर दी है। गरीब को स्वस्थ योजनाएं देंगे, वो लाइन हमने मिटानी शुरू कर दी। एक वक्त आ जाएगा कि एक बात, केवल चुनाव होगा तो देशभक्ति के ऊपर होगा। बुनियादी सुविधाओं के ऊपर 70 साल तक लोगों को गुमराह करने का जो सिस्टम चलता था, वो सिस्टम पूरी तरह से इरेडिकेट कर दिया गया है। हम ये कहना चाहते हैं कि हाँ, अब देश में एक समृद्ध इंसान
अपना भविष्य निर्धारित करेगा। उस तरीके की राजनीति भारतीय जनता पार्टी निर्धारित कर रही है, देश के प्रधानमंत्री निर्धारित कर रहे हैं। हमने देखिए इलेक्ट्रीफाई किए सारे घर, सारे विलेजेस करे। लगभग आप देखिए हमारे पास बिजली पैदा होती थी, घरों में पहुंचाने की सुविधाएं नहीं होती थी। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया। आपने ये बात जानबूझकर कही कि कहते कहते कह गए राजीव जी कि राष्ट्रवाद पर चुनाव होगा, तो इसका मतलब यह है कि आधिकारिक तौर पर आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ने वाली है या नहीं? इसका जवाब मैं आपसे लूंगा, लेकिन उससे पहले राजेश बादल जी हमारे साथ स्टूडियो में है। राजेश बादल जी, क्या गठबंधन जैसी कोई सिर्फ हवा है या महागठबंधन आपको लग रहा है कि है, जिसमें तमाम पार्टियां हैं और कांग्रेस को अभी लग रहा है कि उसे पूछ नहीं मिल रही है, इसलिए कांग्रेस ये कह रही है कि गठबंधन से कुछ होने वाला नहीं है, हम तो चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर लड़ेंगे और तमाम मुद्दे हैं जिस पर हम बीजेपी को शिकस्त दे पाएंगे? देखिए, मुद्दे जो अपनी जगह होते हैं चुनाव में, लेकिन जो असल बात है वो ये है कि वोटों का जो बंटवारा है वो रोकने की कोशिश हमेशा से प्रतिपक्ष की होती है। एक ज़माने में जब कांग्रेस सत्ता में होती थी तो सारे प्रतिपक्ष, हमने 1977 का उदाहरण देखा, 1989 का उदाहरण देखा और 1999 में हमने देखा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में तो 30 से ज़्यादा पार्टियां ऐसी थीं जो एकजुट हो गई थीं। आज स्थिति उलट है। कांग्रेस ने 2014 में 14 दलों को साथ लेके यूपीए गठबंधन में थी, आज उनके साथ 23 दल खड़े हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को देखें, 29 दलों के साथ जो उन्होंने शुरू किया था, 18 में जिन्होंने चुनाव लड़े थे, उनमें से कितने सहयोगी उनके खिसक गए हैं। उदाहरण के तौर पर एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस में एक जमाने में ममता बनर्जी एनडीए में थी, आज वो अगर यूपीए में नहीं है तो एनडीए के भी खुलकर खिलाफत कर रही हैं। जो तेलुगु देशम पार्टी थी वो एक जमाने में एनडीए के पास थी, आज वो खुलकर एनडीए के खिलाफ खड़ी है। शरद यादव की शुरुआत ही जो राजनीतिक विचारधारा थी वो गैर कांग्रेसवाद से शुरू हुई थी। 1 मिनट का वक्त खत्म हो गया सर आपका भी। तो कई ऐसे सियासी दल हैं जो इधर से उधर हो गए हैं 5 सालों में, लेकिन सवाल यह है संजय चोकर साहब कि क्या जो महागठबंधन की पार्टियां हैं जो कोलकाता में एकजुट दिखाई देती हैं, एक मंच पर नजर आती हैं, वो आप लोगों को पूछ नहीं रही है? समाजवादी पार्टी और बीएसपी आप लोगों को पूछ नहीं रही है, इसलिए आपको लग रहा है कि महागठबंधन में कोई दम है नहीं और उसकी जरूरत है नहीं? पहले मैं राजीव जेटली जी का जवाब देना चाहता हूं कि इन्होंने खुद ही मान लिया कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, हम राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि इनको पता है। और इन्होंने मैनिफेस्टो की जो बात करी है, अगर आप मैनिफेस्टो 2014 का उठा के देखेंगे तो एक भी मैनिफेस्टो पे इन्होंने काम नहीं किया। आप इन्होंने 2 करोड़ रोजगार देने की बात करी थी, 100 स्मार्ट सिटी देने की बात करी थी, 15-15 लाख देने की बात करी थी। और आप अगर ये सारे मुद्दों पे फेल हुए इसलिए राष्ट्रवाद की आज बात करते हैं, तो आप ये खुद ही इन्होंने हार मान ली है। जो पार्टी 5 साल सत्ता में रही और वो विकास के मुद्दों पे चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती, तो आपको खुद ही उन्होंने हार मान ली है। और जहां बात आपने गठबंधन की करी, सारे के सारे नेता, ममता बनर्जी बहुत ही सम्मानित नेता हैं और आपने देखा भी है कल सर्वे में किस तरीके से 80% वोट परसेंटेज उनके पास है। और सारे नेता जब समय आएगा, सारे के सारे, अभी हमारे साथी ने बात करी कि जो गठबंधन एनडीए के साथ पहले था, सारे इनके अलाइंस, चाहे वो पीडीपी है, चाहे वो और सारे दल हैं, वो सारे के सारे इनसे नाराज होकर इनको छोड़ के चले गए हैं। और महागठबंधन आप देखना आने वाले जब समय आएगा तो सारे के सारे एक होकर हम इनके खिलाफ काम करेंगे। समाजवादी पार्टी आपके साथी है क्या? नहीं, समाजवादी पार्टी बिल्कुल आप 2 तरह से, जब आपने देखा होगा, अगर राजनीतिक बात आप करें, 2 तरह से अलायंस होता है, एक प्री पोल अलायंस होता है, एक पोस्ट पोल अलायंस होता है। तो कई बार ऐसे तो मौके का फायदा उठाने के लिए आप लोगों ने ये गठबंधन जो है नहीं उसकी बात कर ले रहे हैं कि वक्त आएगा तो उसका फायदा भी हम उठा लेंगे, है ना? आप अगर यूपी की बात करें तो यूपी में कल आपने देखा भी, अगर टीवी चैनल पे दिखाया कि सबसे ज्यादा नुकसान 50 सीटों का नुकसान, 73 सीट यूपी में बीजेपी को मिली थी 2014 में, 50 सीटों का सीधा नुकसान यूपी में इनको हो रहा है। आप बिहार में इनको 20-25 सीटों का नुकसान हो रहा है। तो कहां से सरकार बनाने की बात? राजीव जेटली जी, तो गठबंधन जब समय आएगा, सारे के सारे लोग इकट्ठे मिलके, तो मैं इस बात सारे लोग मिलके हम चुनाव के बाद तय करेंगे कि किस तरीके से हमें सरकार बनानी है। राजीव जेटली,
देखिए पहले तो मैं इस बात का जवाब देता हूं कि मैंने आपसे कहा कि हम राष्ट्रवाद के ऊपर चुनाव इसलिए लड़ना चाहते हैं क्योंकि एक जो नीति होती थी कांग्रेस या जितने भी राजनीतिक पार्टियां बैठी हैं यहाँ पर कि भूखे को इतना भूखा रखो कि रोटी के अलावा ना सोच पाए, लेकिन ये सोचते थे कि इतना भी मत रखो कि बगावत पर उतर आए। इसीलिए मैनिफेस्टो इस तरीके के बनाए जाते थे कि लोग उलझ जाएं। इनके पास सरकार आएगी तो मुझे बिजली मिलेगी, अब की बार मैं केवल ये बोल रहा हूं, अब की बार सरकार आएगी तो पानी मिलेगा, अब की बार सरकार आएगी तो किसानों को पेंशन मिलेगी, अब की बार सरकार आएगी तो गरीबी हटेगी। मेरे मित्र को संजय जी को शायद ये नहीं पता। राजीव जी ये बताइए 2014 में आपने जो वादे किए थे, कितने वादे पूरे किए आपने 2014 के मैनिफेस्टो में? ये भी तो जनता के सामने लाइए। 2014 का राष्ट्रवादी उठा के बात करिए, कोई इस देश से प्रेम करता है। 2014 का मुझे अलग लोग उठा के बात करिए कि कितने काम किए। राष्ट्रवादी है, हर कोई देश प्रेमी है, हर कोई देशभक्त 2014 से नहीं है। आप इनको इस देश का हर नागरिक देशभक्त है। इनसे बुलवा लीजिए, फिर मैं क्या बोलूं? देश का हर नागरिक देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। संजय जी और अब्दुल जी एक सेकंड जरा सुन लीजिए, राजीव जेटली को सुन लीजिए, वो क्या कह रहे हैं उसके बाद आप जवाब दे दीजिए। जी ऐसे नहीं, बात ऐसे चर्चा नहीं होगी। ये लुटेरों की तरह डिस्कशन करेंगे तो मैं क्या डिस्कशन करूंगा? ठीक है, बोलिए राजीव जी, आप बोलिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। मैं केवल इतना बोलना चाहता हूं कि जो बुनियादी सुविधाएं, मैंने आपसे कहा कि भूखे को इतना भूखा रखें कि रोटी के अलावा ना सोच पाए, इतना ना रखें कि बगावत पर उतरे। मैंने ये क्यों रखी बात? ये इसलिए रखी, हर बार चुनाव आता था, 70 सालों से हर बार मैनिफेस्टो बनता था। क्या आज ये अपने मैनिफेस्टो में डाल सकते हैं कि हम जब अगली बार आएंगे तो बिजली देंगे? अरे भाई दे दी गई है। क्या ये आज अपने मैनिफेस्टो में डाल सकते हैं कि अगली बार आएंगे तो किसानों को पेंशन देंगे? वो दे दी गई है। ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो अपने मैनिफेस्टो में डालते थे, वो हमने हटा इसलिए दी कि आप आम इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों की लड़ाई से बाहर निकल के केवल देश के बारे में सोचे, केवल देश के बारे में सोचे। यही बात मैं बोल रहा था। अभी तो मैं खुली चुनौती देता हूं मैं संजय जी को। अभी महंगाई के ऊपर राजीव जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि विकास, महंगाई का आंकड़ा, विकास के जितने काम थे वो आप लोगों ने कर दिए हैं, इसलिए राष्ट्रवाद इस बार आपका मुद्दा सरकार में। राजीव जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि विकास के जितने वादे आपने किए थे वो पूरे कर दिए, इसलिए राष्ट्रवाद इस बार आपका मुद्दा है? का आंकड़ा अब 5% से ऊपर नहीं जाता है। ये नहीं, ये सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि सिर्फ अकेला नरेंद्र मोदी ही देश के बारे में सोचता है, क्या और दूसरे दल के नेता देश के बारे में नहीं सोचते या अपनी बुराई कर रहे हैं? ये पहले सोच तो लीजिए, आप क्या बता रहे हैं? महंगाई के बारे में बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि भाई मेरे पास, हमारी सरकार में 12% पे महंगाई रहती थी, भारतीय जनता पार्टी में 5% से ऊपर नहीं गई, तो सीधा सीधा ये अपनी पार्टी की जो बेकायदगी है उसको उजागर कर रहे हैं चैनल पर बैठकर। मैंने तो अभी महंगाई की बात भी नहीं करी थी, मैं तो बता ही रहा हूं आंकड़ों के साथ, या 5% से ऊपर। राजीव जी, आप डाटा तो बाहर आने नहीं देते, आज आप अनएम्प्लॉयमेंट डाटा बाहर नहीं आने देते। राजीव जेटली जी, आपको जवाब देना चाहते हैं अब्दुल हाफिज। फॉर्मूला आपने 2015 में चेंज कर दिया। अब्दुल हाफिज बोलिए। देखिए इन्होंने जीडीपी का फॉर्मूला 2015 में चेंज कर दिया अपने हिसाब के मुताबिक। ये अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा बाहर नहीं आना देना चाहते हैं। ये लोग सुप्रीम कोर्ट में गलत एफिडेविट दाखिल करते हैं रफेल के केस में। ये बार बार रफेल के केस में सुप्रीम कोर्ट को गलत जानकारी देते हैं। कभी अटॉर्नी जनरल कहते हैं फाइल हो गई। जो लोग एक रफेल की फाइल को सुरक्षित नहीं रख सकते, उनके हाथ माफ कीजिए, मैं आपको रोक रहा हूं, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं अगर इन आंकड़ों पर चुनाव होता, अब्दुल हाफिज साहब एक सेकेंड, अगर इन आंकड़ों पर चुनाव होता तो क्या ये जो पार्टियां दिखाती हैं, गठबंधन होते हैं, जात पात और लोक लुभावने वादे, फिर वो क्या आपको लगता है कि होते चुनाव में? आपको नहीं लगता कि आंकड़े दिखाते और जीत जाते? फिर तो आंकड़ों की बाजीगरी चलती, फिर वो बीजेपी होती, कांग्रेस होती, या फिर आप होते। मैंने आपके तो इसका मतलब यह है कि मैं पूछ रहा हूं कि अगर गठबंधन है तो उसका नेता कौन होगा? क्या आप लोग तय कर पाए? भारत का हर नागरिक आज इन्फॉर्म सिटीजन है, वो जानना चाहता है सरकार क्या कर रही है। सर वो सरकार डाटा क्यों वो आप बता दीजिए ना, आप छपा लीजिए, कितना बकाया वो पर्ची छपा के घर घर बंटवा दीजिए। इन लोगों ने देना अब्दुल हाफिज साहब, पर्ची छपा के घर घर बंटवा दीजिए। जहां तक गठबंधन के पूरे उत्तर प्रदेश में बंटवा दीजिए, कौन रोक रहा है आपको? लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अगर आप लोग गठबंधन कर रहे हैं तो क्या महागठबंधन का कोई चेहरा होगा? क्या आप लोगों को लग रहा है कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे? मुझे बताइए विद्यार्थी, मुझे बताइए 2004 का जब इलेक्शन हुआ था तो गठबंधन का कौन सा चेहरा था? और उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनको परास्त कर कर बगैर चेहरे के इलेक्शन जीता था। चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं। आज माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत मुद्दे दे दिए हैं। आज आप देखिए कि बेरोजगारी से लेकर गरीबी उन्मूलन से लेकर, और जिस बिजली की बात कर रहे हैं, 10% गांव को ये बिजली देकर पूरे गांव को जो है इलेक्ट्रीफाइड नहीं मान सकते हैं।
और इन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर 1 करोड़ से ज्यादा गांव को इलेक्ट्रीफाइड करना था, बाद में इन्होंने वो अपनी फिगर कम कर दी। ठीक है, ये तमाम आंकड़े हैं, इस पर जब हम बात करेंगे तो आप बोल लीजिएगा। लेकिन राजेश बादल साहब, चेहरे का चुनाव, अगर ये आंकड़े ही सब कुछ हैं, अगर ये आंकड़े ही सब कुछ हैं जैसा कि अब्दुल हाफिज बता रहे हैं, तो फिर ये गठजोड़, गठबंधन, महागठबंधन, समीकरण, ये सब क्या है? इसकी जरूरत क्या है? देखिए, किसी भी गठबंधन का वैसे मूलतः आधार तो वैचारिक होता है। अब इन दिनों वैचारिक आधार करीब करीब हाशिए पर चला गया है। करीब नहीं सर, पूरी तरह से हाशिए पर। और हमने देखा भी है कि जब ये गठबंधन बेमेल हुआ है तब गाड़ी पटरी से उतर गई। मसलन विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार को एक तरफ से वामपंथियों ने समर्थन दिया था, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने समर्थन दिया था। सरकार 1.5 साल नहीं चली। 4 दलों ने मिलकर के एक जनता पार्टी नाम का दल बनाया, केवल 2.5 साल सरकार चली। अटल बिहारी वाजपेयी ने बेशक 5 साल सरकार चलाई, लेकिन यहां तो अब मोदी जी खुद ही कह चुके हैं कि मिलावट और महामिलावट है। यानी दोनों बड़े दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, दोनों ही के लिए आदर्श स्थिति अपने लिए वो ये मानते हैं कि अगर उन्हें अपने बूते पर संपूर्ण बहुमत मिल जाए, दोनों के सामने ये गठबंधन मजबूरी का गठबंधन होता है और किसी तरह उनको निभाना पड़ता है। ठीक है संजय चोकर साहब, अगर मान लीजिए कि आंकड़े ऐसे आए कि ममता बनर्जी के साथ हाथ मिलाना पड़े या फिर समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ हाथ मिलाना पड़े, तो तैयार हैं उसके लिए क्या? देखिए, वो एक अलग बात है, वो समय बताएगा कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन आप अभी आंकड़ों की बात कर रहे थे, मैं उसका जवाब देता हूं कि अकेले आंकड़ों पे वोट नहीं मिलती। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब वोट डालता है आदमी। आप ये देखता है, अकेला देश का कोई फेस होता है, उस पर भी वोट नहीं मिलती। आप बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लीडरशिप होती है, पार्टी को देखा जाता है, लोकल स्टेट में जो इसकी सरकार है वो किस तरीके से काम कर रही है। बहुत सही बात आपने कही। लोकल एमपी है तो उसकी क्या परफॉर्मेंस है, तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आंकड़ों पे ही वोट नहीं मिलती सर, इसीलिए और आप देखना जिस तरीके से हालात इस देश में है, महागठबंधन, अगर मान लीजिए परिस्थिति ऐसी बनती है कि महागठबंधन हो या फिर जिस महागठबंधन की बात होती है, तो राहुल गांधी होंगे उस महागठबंधन का चेहरा? नहीं, राहुल गांधी जी बिल्कुल हमारे कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और ज्यादातर जो पार्टियां हैं उन्होंने राहुल गांधी जी के लीडरशिप को एक्सेप्ट भी किया है। उन्होंने हमेशा लगातार सारे नेताओं के संपर्क में हम लोग हैं। वो जैसी हालात होंगे वो तय करता है। आज हम उस बारे में बात नहीं कर सकते। राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, महागठबंधन का चेहरा बनाने के लिए समाजवादी पार्टी तैयार है। यूपी में कौन कितनी सीट लेके आएगा? कांग्रेस पार्टी अकेले मेजोरिटी में आएगी और अगर जरूरत पड़ेगी तो बहुत सारे हमारे जो साथी जरूरत की बात मैं कर रहा हूं अब्दुल हाफिज, अगर जरूरत पड़ेगी तो क्या राहुल गांधी को आप लोग महागठबंधन का चेहरा बनाएंगे, उनको प्रधानमंत्री के लिए आगे बढ़ाएंगे? देखिए विद्या जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे लिए इश्यूज इंपॉर्टेंट हैं, मुद्दे इंपॉर्टेंट हैं, चेहरा इंपॉर्टेंट नहीं है। चेहरे का जो चुनाव है वो चुनाव के बाद होगा, और जब गठबंधन बनते हैं और जो पोस्टपोन अलायंसेज होते हैं उसके बाद चर्चा होती है और चर्चा के बाद एक चेहरा निकल कर आता है। तो अभी से हम कुछ नहीं कह सकते। हम ये कह सकते हैं कि ये इलेक्शन 2019 का मुद्दों पर होगा, इश्यूज पर होगा और हम जनता के बीच उनके सरोकारों को लेकर जा रहे हैं। और इसलिए हमको चेहरा पेश नहीं कर रहे हैं। और जब महागठबंधन और महागठबंधन के चेहरे की बात होती है तो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, अभी इस वक्त कन्नी काटती हुई नजर आ रही है, तो इससे आप लोगों को कुछ फायदा हो जाएगा? आपने मेरे से, विद्या जी आपने मेरे से प्रश्न उठाया? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपसे पूछ रहा हूं राजीव जी। विद्या जी, मैंने जब चर्चा की शुरुआत करी थी, आप गौर कीजिएगा, मैंने कहा था ये गठबंधन पानी में तेल की तरह है। आप गिलास डालिए, वो तेल अलग से निकाल करके आप दिखा सकते हैं दुनिया को, ये देखिए ये रहा, ये है गठबंधन, पानी अलग नजर आएगा। तो जहां पर ये बात स्पष्ट हो चुकी है कि ना एजेंडा है ना चुनावी मुद्दा है, जब इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, नेता नहीं है, नेतृत्व नहीं है, ना ईमानदारी है। वक्त ज्यादा नहीं है राजीव जी, बात कर रहे हैं अब वक्त ज्यादा नहीं है, बहुत कम वक्त है, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आचार संहिता लागू हो चुकी है, ऐसे में वक्त ज्यादा नहीं है। अब जो भी है वो स्पष्ट तमाम पार्टियों को अपनी तरफ से या गठबंधन या महागठबंधन को करना ही पड़ेगा, जनता को बताना ही पड़ेगा। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ दोपहर का दंगल में जुड़ने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।